हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जीआईटी सिस्टम में, जो है डिस्फेजिया। तो ये शॉर्ट नोट में आता है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ मेडिसिन एंड सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे। पहले हम वो देखते हैं डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है। डिस्फेजिया मतलब खाना निगलते में दिक्कत होना। तो इसका डेफिनेशन क्या है। डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इन स्वallowing, इंडिकेटिंग डिसऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और लिक्विड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। इसका मतलब क्या है, खाना निगलने में दिक्कत होना। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है माउथ या फिर थ्रोट के लेवल पे या फिर फूड पाइप में। तो ये नॉर्मल नहीं होता है, हमेशा किसी डिजीज़ का साइन होता है। तो हम लोग इसमें नॉर्मल प्रोसेस देखेंगे स्वallowing का, जो कि होता है 3 कोऑर्डिनेटेड फेजेस से। पहला है ओरल फेज, दूसरा है फेरेंजियल फेज, तीसरा होता है इसोफेजियल फेज। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ओरल फेज। ओरल फेज होता है वॉलंटरी। इसमें क्या होता है, बोलस प्रोपेल्ड पोस्टीरियरली बाय टंग और ये कंट्रोल होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। ठीक है। तो इस फेज में क्या रहेगा, ये एक वॉलंटरी फेज है। तो इसमें ये जो फूड बोलस है टंग के द्वारा प्रोपेल होगा नीचे। फिर हम लोग देखेंगे इस फेरेंजियल फेजेस में। फेरेंजियल फेज क्या है, ये इनवॉलंटरी है। इस ये फेज कब स्टार्ट होता है, जब बोलस ओरोफैरिंक्स तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पहला होता है सॉफ्ट पैलेट का एलिवेशन होगा। देखो ये सॉफ्ट पैलेट जब ओरल फेज में है, सॉफ्ट पैलेट का पोजीशन देखो यहाँ पे नीचे की तरफ है। फिर फेरेंजियल फेजेस में ये ऊपर की तरफ एलिवेट होगा। तो इसे क्या होता है, नेजल रिगर्जिटेशन प्रिवेंट होता है। नेज़ल रिगर्जिटेशन प्रिवेंट होता है। फिर हम लोग देखेंगे लैरिंक्स का एलिवेट होना। ये लैरिंक्स का एलिवेट होना और एपिग्लॉटिस क्लोजेस एयरवे। तो ये एपिग्लॉटिस एंड लैरिंक्स क्या करता है, ये विंड पाइप को ब्लॉक कर लेता है। फिर अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। इसमें देखो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे ये रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ये ओपन हो जाता है। तो इसी वजह से बोलस नीचे की तरफ आ जाता है। फिर ये कंट्रोल होता है ब्रेन स्टेम के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे इसोफेजियल फेज। इसोफेजियल फेज भी इनवॉलंटरी होता है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी पेरिस्टालसिस प्रोपेल बोलस। तो प्राइमरी पेरिस्टालसिस का काम है बोलस को और नीचे की तरफ ले जाना। इसमें क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है। ये कोऑर्डिनेटेड होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम और वेगस के द्वारा। तो फिर हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 फेजेस से होते हैं, ओरल, फेरेंजियल, इसोफेजियल। ओरल फेज है वॉलंटरी और बाकी 2 फेज इनवॉलंटरी। ओरल फेज में क्या होता है, बोलस का फॉर्मेशन होता है जो कि टंग के द्वारा पोस्टीरियरली प्रोपेल होता है। तो ये कंट्रोल होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। इन ये होता है फेरेंजियल फेज। ये सबसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो फेरेंजियल प्रोसेस में क्या होगा, जब ओरोफेरिंक्स में बोलस पहुंच जाएगा तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें सॉफ्ट पैलेट एलिवेट होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि लारिंक्स का भी एलिवेशन होता है। एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, पीछे की तरफ आके लारिंक्स के साथ मिलके ये क्लोज कर लेता है। फिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, तो ये खुल जाता है। तो इसी वजह से ये बोलस प्रोपेल होके नीचे तक आ जाता है। तो ये कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। और तीसरी फेज इसोफेजियल फेज जो है इनवॉलंटरी, इसे कंट्रोल करता है प्राइमरी पेरिस्टालसिस जो प्रोपेल करता है बोलस को, जिसकी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी रिलैक्स होता है। और ये कोऑर्डिनेटेड होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड वेगस के थ्रू। फिर अगर ये 3 फेजेस में किसी भी पॉइंट में अगर कुछ डिसरप्शन होता है तो फिर डिस्फेजिया हो सकता है। तो फिर हम लोग इसका थोड़ा टाइप देखेंगे। डिस्फेजिया 2 टाइप का रहेगा, एक है ओरोफैरिंजियल और दूसरा है इसोफेजियल। तो ओरोफैरिंजियल मतलब प्रॉब्लम होगा या तो ओरल या फिर फेरेंजियल फेज में। तो एसोसिएटेड विद पुअर बोलस फॉर्मेशन एंड कंट्रोल और फेरेंजियल स्टाइसिस। तो इसमें क्या होगा, प्रीमैच्योर स्पिलेज ऑफ फूड इनटू फेरिंक्स एंड एस्पिरेशन इनटू अनगाइडेड लैरिंक्स और नेजल कैविटी। तो हम लोग जो पढ़े थे इसमें या तो ओरल फेज में या फिर फेरेंजियल फेज में, ये दोनों फेज में इसका प्रॉब्लम रहेगा। तो इससे क्या होगा कि स्पिलेज ऑफ फूड होगा इनटू फेरिंक्स एंड एस्पिरेशन इनटू अनगाइडेड लंग एंड नेजल कैविटी। तो इसमें पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा कि खाना निगलते ही प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी हो रही है, चोकिंग हो रही है, खाना नाक से निकल जाता है, आवाज़ बदल जाना, बार-बार एस्पिरेशन निमोनिया होना। दीज सब सिम्पटम्स पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ये कौन-कौन से कॉज़ के लिए होता है, या तो सिस्टमिक, न्यूरोलॉजिकल, मायोपैथिक सिंड्रोम। ये आगे जाके हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो हम लोग इसका हॉलमार्क थोड़ा याद रखेंगे। हॉलमार्क क्या रहेगा, नाज़ल रिगर्जिटेशन एंड लैरिंजियल एस्पिरेशन। और दूसरा टाइप है इसोफेजियल डिस्फेजिया। इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू इंट्रिंसिक फंक्शनल या फिर एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटी। या तो ये मोटर फंक्शनल डिफेक्ट होगा या फिर एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटी होगा, जिससे निगलने में दिक्कत होगा। अ, हम लोग देखेंगे नॉर्मल इसोफेजियल डिस्टेंशन का
साइज़ क्या रहता है 4 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल केसेस में होगा। अगर ये बियॉन्ड 2.5 सेंटीमीटर हो रहा है तो होगा डिस्फेजिया टू सॉलिड फूड, मतलब लिक्विड इजीली पास हो सकता है, बट अगर वो सॉलिड फूड ले रहा है तो निकलने में दिक्कत हो रही है। अगर ये डिस्टेंशन बियॉन्ड 1.3 सेंटीमीटर जा रहा है फिर तो डिस्फेजिया ऑलवेज प्रेजेंट, या तो वो सॉलिड फूड हो या फिर लिक्विड फूड हो, दोनों में डिस्फेजिया दिखाई देगा। फिर हम लोग देखेंगे इसमें पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि फूड लेने के कुछ सेकेंड्स बाद ऐसा लग रहा है कि उसका कुछ चेस्ट में अटक रहा है, पेन हो रहा है, और वो पॉइंट टुवर्ड्स सुप्रास्टर्नल नोच, वो खुद से हाथ में दिखाएगा कि सुप्रास्टर्नल नोच के पास पेन हो रहा है, यहाँ पे कुछ अटकने के जैसा लग रहा है, तो हम लोग उसे जानेंगे कि ये इसोफेजिया डिस्फेजिया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा कॉज देख लेते हैं, कॉज क्या क्या रहेगा इसका। पहले ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया का देखेंगे। ये दो टाइप का रहेगा, या तो न्यूरोमस्कुलर कॉज या फिर स्ट्रक्चरल कॉज। न्यूरोमस्कुलर कॉज में हम लोग देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर एलिस, या फिर स्ट्रोक्स में रहेगा, या फिर थायराइड डिसफंक्शन के कारण भी हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा, या फिर इन्फेक्शन, या फिर स्पाइनल डिसऑर्डर, या फिर प्रायर सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, या फिर प्लमर विजन सिंड्रोम, या फिर जेंकर्स डायबिटिकुलम, ये सब कॉज हो सकता है ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया में। और इसोफेजियल डिस्फेजिया का रीज़न दो टाइप का, एक है मोटिलिटी डिसऑर्डर या फिर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। मोटिलिटी या फिर मोटर डिसऑर्डर में क्या क्या होगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में एक्लेसिया या फिर डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म, हाइपरटेंसिव एलियस, या फिर इनइफेक्टिव इसोफेजियल मोटिलिटी। सेकेंडरी में चाइकास्टिस हो सकता है, रिफ्लक्स रिलेटेड डिसमोटिलिटी हो सकता है, या स्क्लेरोडर्मा हो सकता है। स्ट्रक्चरल में हम लोग देखेंगे दो टाइप का है, एक तो इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या, स्ट्रक्चरल या फिर मैकेनिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कार्सिनोमा हो सकता है, डायबिटिकुलम की वजह से हो सकता है, इसोफेजाइटिस के द्वारा हो सकता है, इसोफेजियल रिंग मतलब फॉरेन बॉडी, मतलब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण फूड नीचे तक नहीं जा पा रहा है। एक्सटर्नल में मीडियास्टर्नल मास जो कि कंप्रेस करता है, अगर हार्ट में कुछ मास बढ़ रहा है तो ये कंप्रेस करेगा फूड पाइप को, इसीलिए चोकिंग जैसा फीलिंग होगा, या फिर वास्कुलर कंप्रेशन। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मोस्ट कॉमन रहेगा पेन एंड डिफिकल्टी इन swallowing, sensation of food getting stuck into stomach and chest, coughing, gagging, nasal regurgitation, dysarthria, nasal speech, frequent burning sensation, having food in stomach, acid backup into throat, unexpected weight loss। इतना है इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा ग्रेड। ग्रेड में रहेगा ये, इसका 6 ग्रेड्स रहता है। पहला ग्रेड 1 में हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को लग रहा है चोकिंग के जैसा, बट वो नॉर्मली खा पा रहा है। ग्रेड 2 में उसको पानी चाहिए विथ मील, एवरी मील के साथ वो विदाउट पानी वो मील नहीं खा सकता है। या फिर ग्रेड 3 में हम लोग देखेंगे एबल टू टेक सेमी सॉलिड बट अनएबल टू टेक एनी सॉलिड, वो सेमी सॉलिड ले पा रहा है बट सॉलिड नहीं ले पा रहा है। ग्रेड 4 में हम लोग देखेंगे वो बस लिक्विड ले पा रहा है, सॉलिड सेमी सॉलिड कुछ नहीं ले पा रहा है। ग्रेड 5 में हम लोग देखेंगे कि अनएबल टू swallow लिक्विड बट एबल टू swallow सलाइवा, वो खुद का सलाइवा वो swallow कर रहा है, बट लिक्विड देने से भी वो swallow नहीं कर पा रहा है। या फिर ग्रेड 5 में देखेंगे कि इवन वो सलाइवा को भी swallow नहीं कर पा रहा है, मतलब ये सबसे वर्स्ट है। फिर हम लोग देखेंगे अप्रोच कैसे करेंगे डिस्फेजिया को। हाँ, हाँ, तो पहले हम लोग देखेंगे कि पेशेंट आया कंप्लेन लेके, तो हम लोग देखेंगे कंप्लेन में अगर वो बोले डिफिकल्टी इनिशिएटिंग ए स्वॉलो, खाना निकलने में ही दिक्कत हो रही है, कॉफिंग हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो हम लोग इससे जानेंगे कि ये ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया का सिम्टम है। अगर सेंसेशन ऑफ फूड गेटिंग स्टक इन यूसोफेगस सेकंड्स आफ्टर इनिशियल swallowing, अगर वो swallow कर रहा है कुछ सेकंड्स के बाद उसको लग रहा है कि नहीं खाना अटक रहा है, गले में अटक रहा है, चेस्ट में अटक रहा है, तो ये इसोफेजियल डिस्फेजिया का सिम्टम हो सकता है। अगर इसोफेजियल डिस्फेजिया हो सकता है तो हम लोग फर्दर देखेंगे कि ये बोथ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हो रहा है या फिर सिर्फ सॉलिड के लिए हो रहा है। अगर दोनों के लिए हो रहा है इसका मतलब मोटर डिसऑर्डर है, मतलब मोटिलिटी में कुछ डिसऑर्डर है, इसीलिए ना सॉलिड ना लिक्विड कुछ भी अंदर नहीं जा पा रहा है। फिर मोटर डिसऑर्डर में ये इंटरमिटेंट है या फिर प्रोग्रेसिव है। इंटरमिटेंट मतलब कभी कभार सिम्टम्स आ जाता है, जैसे कि डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म में होगा, या फिर इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर में होगा, या फिर प्रोग्रेसिव मतलब समय के साथ ये बढ़ रहा है, जैसे कि इन केस ऑफ रिगर्जिटेशन रेस्पिरेटरी सिम्टम एकेलेसिया में जैसे होता है कि धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होता है। या फिर अब हम लोग अगर देखेंगे कि सिर्फ सॉलिड में इसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका रीज़न हो सकता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ये भी दो टाइप का रहेगा, एक इंटरमिटेंट और एक प्रोग्रेसिव। इंटरमिटेंट में
एग्जाम्पल होगा इसोफेजियल रिंग। प्रोग्रेसिव में देखेंगे प्रेजेंस ऑफ हार्टबर्न अगर है तो रिफ्लक्स डिजीज होगा या फिर एसिड पेप्टिक इसोफेजियल स्ट्रक्चर। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे सिग्निफिकेंट वेट लॉस है या एनीमिया है। और वेट लॉस और एनीमिया ये दोनों हम लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करके पहले रूल आउट करेंगे मैलिग्नेंसी को। फिर अगर मैलिग्नेंसी है, कार्सिनोमा है, तो हम लोग उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। हम लोग थोड़ा देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन और पेरिफेरल स्मीयर फॉर एनीमिया टू चेक एनीमिया। फिर चेस्ट रेडियोग्राफ टू डिटेक्ट रेट्रोस्टर्नल गॉइटर, मीडियास्टर्नल लिम्फ नोड, एओर्टिक एन्यूरिज्म, प्राइमरी सेकेंडरी मैलिग्नेंसी ऑफ लंग्स, मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या चेस्ट में, उसको देखेंगे। फिर हम लोग इसोफेजियोस्कोपी करेंगे टू अलाउ टू रिमूवल फॉरेन बॉडी। अगर कुछ फॉरेन बॉडी अटक गया है हम लोग विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे और बायोप्सी कर विजुअलाइजेशन करेंगे और बायोप्सी करके हम लोग देखेंगे कि इसोफेगस में कुछ ट्यूमर अल्सर स्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है क्या। या फिर हम लोग सीटी स्कैन करेंगे थोरैक्स में। फिर हम लोग बायोप्सी करेंगे टू चेक ग्रोथ अल्सर एंड इम्प्लांट म्यूकोसा। बैरियम सॉल्व करेंगे टू डिटेक्ट फीलिंग डिफेक्ट एंड स्ट्रक्चर्स। फिर हम लोग देखेंगे इसोफेजियल स्टडीज। फिर हम लोग देखेंगे इसका मैनेजमेंट में देखेंगे कि पहला मैनेजमेंट है डाइटरी मॉडिफिकेशन, दूसरा है फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स मेडिकेशन, तीसरा है सर्जिकल। तो पहले हम लोग देखेंगे कि डाइटरी मॉडिफिकेशन इसका भी 4 लेवल रहता है। फर्स्ट लेवल में हम लोग पुडिंग, क्रस्ट पोटैटो, ग्राउंड मीट ये सब देंगे। लेवल 2 अगर ये भी नहीं खा पा रहे तो हम लोग योगर्ट दे सकते हैं, ऑरेंज जूस दे सकते हैं या फिर क्रीमी सूप दे सकते हैं। लिक्विड चीज़ें ही देंगे। और लेवल 3 में अगर ये भी नहीं खा पा रहा है तो उसको और भी लिक्विड से रिप्लेस कर देंगे, जैसे टोमेटो जूस, फ्रूट टाइप योगर्ट, फ्लूइड राइस। फिर हम लोग लेवल 4 में देखेंगे वाटर एंड ऑरेंज जूस। मैनेजमेंट में देखेंगे हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ड्रग्स क्या-क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक पहला है बोटुलिनम टॉक्सिन, ये इंजेक्ट करेंगे एंडोस्कोपिकली, जिससे क्या होगा, ये डिक्रीज़ टोन, ये टोन को डिक्रीज़ करेगा। अगर टोन को ये डिक्रीज़ करेगा तो खाना ईज़िली पास हो पाएगा। या फिर हम लोग नाइट्रेट देंगे। नाइट्रेट क्या करेगा, नाइट्रेट में आइसोसल्फेट, सल्फाइड डाइनाइट्रेट, ये क्या करेगा, एकेलेसिया के पेशेंट के केसेस में ये रिकमेंडेड होता है। लिल्टियाजिम भी दे सकते हैं जो कि इसोफेजियल कंट्रैक्शन और मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है। या फिर हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं जो कि इन्फेक्शन को रोकेगा, अगर इन्फेक्शन के केस कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो। या फिर हम लोग एंटीबायोटिक देंगे, एंटी फंगल देंगे और एंटासिड देंगे। तो ये तो मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर बोटुलिनम टॉक्सिन से हम लोग का टोन डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन सा क्या कॉज़ है कि इसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। फिर मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में ये मेनली सर्जरी का पार्ट है। जब हम सर्जरी पढ़ेंगे तो ये पार्ट सब कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, एक है इसोफेजियल डायलेशन। इसमें क्या होगा, बेलन में इंसर्ट करके बेलन को डायलेट करेंगे तो ये जो जगह है ये ओपन हो जाएगा, तो फूड इजीली पास हो पाएगा। उसी तरह से स्टेंट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर हम लोग ये स्टेंट मेटल का या फिर प्लास्टिक का स्टेंट अगर लगा देंगे तो वो पैसेज ओपन हो जाएगा। या फिर लैप्रोस्कोपिक मायोटोमी कर सकते हैं, जिसमें लैप्रोस्कोपिक की हेल्प से लोअर इसोफेगस में ऐसे कट कट दे देंगे। या फिर हम लोग एंडोस्कोपी की हेल्प से भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्टली इसोफेजियल डायलेशन, स्टेंट रिप्लेसमेंट या फिर लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर या फिर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, ये जब हम लोग सर्जरी पढ़ेंगे तो उसमें ये डीपली डिस्कशन करेंगे। तो उतना ही है बस। हम लोग पहले से थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। डिस्फेजिया का मतलब क्या है, खाना निगलने में डिफ़िकल्टी होना। या तो ये 3 टाइप का प्रोसेस होता है। या तो हम लोग को ओरल या फिर फेरेंजियल फेजेस में कुछ डिफ़िकल्ट हो सकता है, या फिर इसोफेजियल फेज में कुछ डिफ़िकल्टी हो सकता है। ये 2 टाइप का होता है, ओरोफेरेंजियल या फिर इसोफेजियल। तो इसका हम लोग कॉज़ थोड़ा देख लेंगे और फिर इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर इसका ग्रेड, ये इसका 6 ग्रेड होता है। फिर हम लोग देखेंगे अप्रोच, ये थोड़ा फ्लो चार्ट में पढ़ने से ईज़िली रिमेंबर करने में आसानी होगी। फिर इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। एक है डायटरी, दूसरा है फार्माकोलॉजिकल, तीसरा है सर्जिकल। तो इतना ही है हम लोग का डिस्पैचिया में। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर लेना।